डीएसए के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सच बोलूं तो अगर ये समझ गए तो पूरा डीएसए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। अगर ये स्किप किया आपने तो बाकी सब कंफ्यूजिंग लगेगा ऑब्वियसली। और अगर तुमने ये समझ लिया तो कभी भी स्लो कोड नहीं लिखोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए विद जावा सीरीज। आज हम समझेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था डीएसए क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी समझे थे। तो अगर आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो इंटरव्यू में 100% पूछा ही जाता है, जो डिसाइड करता है तुम्हारा कोड सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, और जो एक एवरेज कोडर को प्रो डेवलपर बनाता है। यस, तो डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फाउंडेशन टॉपिक होता है वो हमारा होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही डीप तरीके से हम समझेंगे। मैंने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, इसी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से समझ करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगी आपको। तो सच बोलूँ तो अगर ये समझ गए तो पूरा डीएसए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बाकी सब कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि आपने जो बेस है वो आपने किया ही नहीं। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझ गए तो आप जो कोड है ना बहुत अच्छे से लिख पाओगे, कोड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, कौन सा कोड हमें लिखना है, लाइन ऑफ कोड को कैसे हम मैनेज करना है, ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सीख लिया। तो कभी भी आप कोड को स्लो नहीं लिखोगे। तो चलो एक सवाल मैं पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक तरीके से एग्जाम्पल ही समझना इसको, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 नंबर प्रिंट करो, ठीक है, या फिर 10 लाख नंबर प्रिंट करो, दोनों में सेम टाइम लगेगा क्या? ऑब्वियसली नो, क्योंकि 10 नंबर्स प्रिंट करने में और 10 लाख नंबर प्रिंट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ज्यादा इनपुट जो अगर आप ज्यादा इनपुट देते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। यही रिलेशनशिप मेजर करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब आपने एग्जाम्पल से समझ लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है एक कोड को रन करने में एज ए इनपुट साइड इंक्रीज। मतलब अगर आप इनपुट साइड को इंक्रीज करते गए, ठीक है, 1 बाई 1 इंक्रीज करते गए, तो आपको कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, वो हमारा आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। आज देखो, आज मैं ना कवर करने वाली बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ मैं कवर करूंगी। इसके पहले मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं आपको आज बताऊंगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो हमारा प्रैक्टिकली हम उसको समझेंगे, छोटे छोटे कोड के थ्रू समझेंगे। तो वो सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो अगर मान लो 10 एलिमेंट्स आपने दिया, एक एरे में आपने 10 एलिमेंट्स रखा, तो वो हमारा 1 सेकेंड लगा। अगर आपने 1000 एलिमेंट रखते हो तो हमारा कितना सेकेंड लगेगा? 100 सेकेंड लगता है। तो क्लियरली जो टाइम होता है, जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट कर रहे हैं, वो आपके इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लाते हैं। ओके, तो सिमिलरली हम इसी तरीके से हम समझेंगे व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ज्यादा मैं उसका कोड नहीं आज बता सकूंगी, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इतने सारे मेरे पास एग्जांपल्स है। तो 1 बाई 1 हम कोड के थ्रू देखेंगे कि कौन सा कोड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, क्योंकि हमारे पास और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आज हम पूरा प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे थियोरेटिकल हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी यूज हो रही है। लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि इनपुट साइज अगर 10 है, तो उस इनपुट साइज को रखने के लिए कितनी मेमोरी यूज हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना मेमोरी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। एक न्यू अरे आपने बना रहे हो, ठीक है, एक न्यू अरे आपने बनाया, और आपने एक हैश मैप भी बनाया, हैश मैप यूज कर रहे हो, एक न्यू एरे यूज कर रहे हो, रिकर्जन स्टैक यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है? एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर आपने इंट n इक्वल टू 10 दे दिया तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रहा है, लेकिन आपने एक न्यू एरे बनाया, एक हैश मैप बनाया, एक रिकर्जन बनाया, तो इन सबका एक अलग अलग स्पेस होती है, अलग अलग एक स्पेस डिसाइड है। ठीक है, हमारे जावा में।
तो अगर हमारे कोड लेवल पे भी, ठीक है, अगर तुम सिर्फ प्रिंट कर रहे हो तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर तुम न्यू एरे बना रहे हो तो एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, क्योंकि उसका एक मेमोरी डिसाइड है, पहले से ही हमारे कोड में डिसाइडेड है कि एरे अगर बना रहे हो तो उसका एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगा, ठीक है। दैट एक्स्ट्रा मेमोरी इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो अब तक हमने समझा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कैसे करते हैं। सिर्फ टाइम बोल दोगे कि भाई 10 मिनट, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, ये करने से आप स्पेस या आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको मेजर कर सकते हो? ऑब्वियसली नो। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं, क्योंकि टाइम मशीन पे डिपेंड करता है। अब बोलोगे कि मशीन पे कैसे डिपेंड करता है, तो मान लो मेरे पास 2 लैपटॉप है। एक लैपटॉप जो है वो हमारा स्लो होगा, उसमें जो होगा टाइम ज्यादा लेगा कोई भी प्रोसेस करने में। आप जैसे विंडोज ले लो और मैक का डिफरेंस देखते हैं, तो विंडोज में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, या कुछ भी प्रोसेस करोगे तो विंडोज में हमारा टाइम लेगा ही लेगा। और मान लो मैक है, तो मैक जो होता है वो हमारा फास्ट होगा, वो उसमें प्रोसेस करने में उतना टाइम नहीं लेता है। तो एल्गोरिदम सेम है तो रिजल्ट डिफरेंट क्यों? ओके, इसलिए वी डोंट मेजर टाइम इन सेकेंड, ओके, वी मेजर ग्रोथ यूजिंग नोटेशन। और उन्हें बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल्स नोटेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे नोटेशन है, ठीक है। जैसे कि हमारा बिगो नोटेशन हो गया, हमारे पास थीटा नोटेशन हो गया, हमारे पास ओमेगा नोटेशन हो गया। ये एक कैटेगरी में रखा गया है बेसिकली कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिगो हो गया। जैसे कि मान लो मैंने 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड को बिगो कह दिया। थीटा अगर मान लो 20 सेकंड लिया, 20 सेकंड को थीटा कह दिया। तो एक नाम दे दिया गया है बेसिकली कि हम इस तरीके से, अगर हम एल्गोरिदम पढ़े तो ऑब्वियसली हम नाम के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बिगो नोटेशन हो गया, थीटा नेमिंग कन्वेंशन हमने किया है, ठीक है। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इतना सेकंड इसमें लग रहा है, तो ये हमारा इसमें अगर इनपुट अगर 10 दे रहे हैं तो इसमें कम टाइम लगेगा, इनपुट अगर ज्यादा दे रहे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो हमारा प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है तो इसके, अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो एरे के यूज में हमारा स्पेस ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हमने उस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक नाम दे दिया, जैसे बिगो हो गया, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं वाई बिगो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, वाई बिगो। तो अब सवाल ये है कि सब डायरेक्टली सेकंड में मेजर क्यों नहीं करते? मतलब सारी चीजों को डायरेक्टली हम सेकंड्स में क्यों नहीं मेजर करते? बिकॉज मेरा लैपटॉप स्लो हो सकता है, तुम्हारा लैपटॉप फास्ट हो सकता है, तो सेम कोड है बट हमें डिफरेंट टाइम लग रहा है। इसलिए हम एक्चुअल जो टाइम होता है वो हम मेजर नहीं करते, हम सिर्फ ग्रोथ मेजर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बिगो नोटेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, टाइम, एक्चुअल टाइम मेजर नहीं करते हैं, हम उसके ग्रोथ को मेजर करते हैं, इसी को हम बिगो नोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बिगो नोटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बिगो नोटेशंस होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जो बिगो होते हैं नोटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो बिगो जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बिगो होता है, दूसरा जो होता है वो थीटा होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा ओमेगा होता है। तो अब समझते हैं कि बिगो किस केस में, बिगो को क्या कहते हैं। तो बिगो को हम वर्स्ट केस कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं। अगर आपका जो कोड है वो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, ठीक है, किसी प्रोसेस को करने के लिए मैक्स टाइम ले रहा है, तो उसको हम बिगो के अंदर डाले हुए हैं। थीटा जो है, अगर आपका जो कोड है, आपने जो कोड लिखा है वो आपका एवरेज टाइम ले रहा है, तो उसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। और ओमेगा जो होता है वो हमारा बेस्ट केस होता है, वो हम ओमेगा के अंदर, मतलब एवरेज केस से नीचे, मतलब बहुत कम टाइम ले रहा है, तो उसमें हम ओमेगा केस मतलब नोटेशन में डाल देते हैं। तो हमेशा जो कंपनी होती है वो वर्स्ट केस लेकर ही चलती है कि अगर मैंने इस कोड को लिखा तो वर्स्ट केस में ये कोड कैसा परफॉर्म करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल से हम थोड़ा अगर समझे कि अगर हमारे पास लीनियर सर्च है, ठीक है, लीनियर सर्च जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर हमने लीनियरली उसको मेजर किया है तो हमारे लीनियर सर्च के अंदर आता है, ठीक है। तो लीनियर सर्च जैसे कि बेस्ट हो गया, अगर बेस्ट है तो फर्स्ट इंडेक्स में देखें तो ओमेगा ऑफ 1 लेगा, ठीक है। अगर उसका वर्स्ट केस अगर हम देखें तो ओमेगा ऑफ n देगा, क्योंकि हमने अगर वहां पे फर्स्ट एलिमेंट दे दिया तो ऑब्वियसली ओमेगा ऑफ 1 ही आएगा, बिगो ऑफ 1, सॉरी नॉट ओमेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो अगर मान लो हम इंडेक्सिंग वाइज चलते हैं तो हमारा बिगो ऑफ 1 लेगा, ठीक है। अगर हम उसका वर्स्ट केस चलेंगे, अगर हम उस पर्टिकुलर, मान लो मेरे को पता करना है कि 6 कौन सी इंडेक्स पे रखा हुआ है, जो 6 एलिमेंट है वो कौन सी इंडेक्स पे रखा हुआ है, तो उसको हम 1 by 1 लीनियरली सर्च करेंगे। तो इस वजह से इसका जो वर्स्ट केस होगा वो हमारा होगा बिगो ऑफ n।
तो हम मोस्टली यूज करते हैं और इंटरव्यू में 99 केसेस में सिर्फ बिगो वर्स्ट केस ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस ही चेक करती है, ठीक है। तो हमारे बिगो के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। बिगो के टाइप्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि बिगो ऑफ 1 जो कि हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, हमने कोई भी वैल्यू इनपुट इक्वल टू 1 दे दिया तो उसका कांस्टेंट टाइम हो गया, तो उसमें हो जाएगा बिगो ऑफ 1। और फिर आता है हमारा बिगो ऑफ एन जो कि हम लीनियर तरीके से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है उसके अंदर बिगो ऑफ एन। उस पर्टिकुलर कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिगो ऑफ एन होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा लॉगरिथम करके एक होता है, वो आता है हमारा ओ लॉग एन, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक मतलब जैसे कि हम इसको प्रॉपर कोड के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ। और रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो आप एग्जाम सेंटर जा रहे हो, ठीक है। बेस्ट केस में आप 10 मिनट में पहुंच सकते हो, ठीक है। बेस्ट केस आप 10 मिनट पहुंच सकते हो, ठीक है, जो है, ठीक है। और जो एवरेज केस हमारा 20 मिनट में पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ट्रैफिक जाम रहता है तो आप 40 मिनट में पहुंच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। लोग कहते हैं कि वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वही चीज उसको हमने नाम दे दिया डीएसए में, ठीक है। तो कंपनी बोली कि वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, दिस इज बिगो, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा बिगो वर्स्ट केस में ही मेजर कर रहा है ना, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर टाइम के बारे में, ठीक है। इसको हम कोड से समझेंगे, तो अब हम चलेंगे कोड पर। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows